नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 12 समाजशास्त्र लेकर उपस्थित हूँ। हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम इसका चौथा भाग पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे? राष्ट्र, राज्य एवं धर्म से संबंधित मुद्दे और पहचाने। ठीक है। राष्ट्र राज्य जो होते हैं, आपने बताया राष्ट्र राज्य के बिना नहीं कार्य कर सकता और राज्य राष्ट्र के बिना कार्य नहीं कर सकता। ये एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे में धर्म संबंधी बहुत सारे मुद्दे निकल कर आते हैं और उनकी पहचान कैसे होती है उसके बारे में हम इस टॉपिक में यानी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। कहते हैं सांस्कृतिक विविधता की सभी कसौटियों पर सर्वाधिक विवादास्पद पहचान। यानी जो सबसे, अगर हम सांस्कृतिक विविधता की बात करें, यानी संस्कृति में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या पैदा होती है, यानी कोई विवाद निकल कर आता है और विवाद खड़ा कर देता है, उसको कहते हैं धार्मिक समुदाय। उनके धर्म आधारित पहचानों में निहित है। इन मुद्दों को दो प्रवृत्तियों से विभाजित किया गया। क्या कहते हैं बच्चों? दो प्रकार से इन्हें विभाजित किया गया है। सबसे पहले कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, दूसरा था सांप्रदायिकता, और ठीक है, दूसरा क्या है? अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक। ये दो ऐसे नाम दिए हैं जिसके बारे में इन दोनों चीज़ों को धार्मिक समुदाय को लेकर जोड़ा जाता है और इनकी पहचान इसमें निहित होती है। कहते हैं धर्मनिरपेक्षता तथा सांप्रदायिकता के प्रश्न राज्य के धर्म तथा उन राजनीतिक समूह के साथ संबंधों पर आधारित हैं जिसमें धर्म को अपनी प्राथमिक पहचान माना है, पहली पहचान माना है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों का प्रश्न उन निर्णयों से संबंधित है जो राज्य में विभिन्न धार्मिक, जनजातीय, अन्य समुदायों के साथ संख्या अथवा शक्ति की दृष्टि से असमान और उनके प्रति व्यवहार पर आधारित है। यानी कहते हैं जो धर्मनिरपेक्ष संप्रदाय का जो प्रश्न है वो राज्य के धर्म तथा उन राजनीतिक समूह के साथ संबंधों से जोड़ा जाता है। और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो प्रश्न उठकर आता है वो आता है या तो संख्या के आधार पर आता है या शक्ति के आधार पर देखने को मिलता है। यानी इन दोनों को सही तरीके से इनमें असमानता देखने को मिलती है। इस प्रकार से इनमें बात की गई है। ठीक है। आगे कहते हैं अल्पसंख्यक के अधिकार और राष्ट्र के निर्माण। कहते हैं अल्पसंख्यक और राष्ट्र के निर्माण। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कहते हैं, एक मिनट हम पीछे चलते हैं। इसमें और क्या कहा जा रहा है, इसमें पीछे आगे चलने फिर कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया में समावेशी संभावनाएं, यानी वो समान भावनाएं जो सभी को एक साथ जोड़ने का काम करती हैं, तथा लोकतंत्रात्मक दृष्टियां, यानी ऐसी कि तंत्र को यानी इस जनता को जोड़ने वाली वो ऐसी व्यवस्था की जो कहते हैं उनको दृष्टियां जो हैं वो चिन्हित की जाती हैं, ऐसे विचार चिन्हित किए जाते हैं। यही बहुलता और विविधता को मान्यता प्रदान की गई है। यानी ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बहुलताएं देखने को मिलती हैं, यानी कि विधियां देखने को मिलती हैं, अनेक प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इसी आधार पर समावेशी संभावनाओं से परिवृत्त हैं, यानी परिवृत्त होती हैं। लोकतंत्रात्मक इसलिए है कि अपवर्जन, बहिष्कार और भेदभाव को अस्वीकार करती है। यानी लोकतांत्रिक इसलिए क्या होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अपवर्जन होती है यानी जो बहिष्कार और भेदभाव से अस्वीकृत करती है। यह यहाँ एक न्यायपूर्ण तथा सम्यक समाज की स्थापना को महत्व दिया जाता है। ये क्या करते हैं बच्चों, इसमें समावेशी भावनाओं का प्रयोग, यानी जो समान भावनाएं होती हैं उनका एक रूप लिया जाता है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बनाई जाती है। जो बहिष्कृत लोग होते हैं, जो उनको भेदभाव करते हैं, उन्हें स्वीकार इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये न्यायपूर्ण एक सम्यक समाज की स्थापना पर महत्व इसमें दिया जाता है। लोक शब्द को अपवर्जन दृष्टि से धर्म, निर्जाति, जाति इत्यादि द्वारा परिभाषित किया जाता है, किंतु उस किसी विशेष समूह के प्रसंग में नहीं देखा गया। कहते हैं अपवर्जन जो शब्द का प्रयोग होता है, अपवर्जन दृष्टि किसके लिए होती है कि वो कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई ये तो इस धर्म से अलग है, इस जाति का नहीं है, यानी इस रूप में परिभाषित किया था, किंतु यहाँ विशेष समूह के प्रसंग से नहीं देखा गया, या किसी से उसे नहीं जोड़ा गया अपवर्जन को, यानी बहिष्कार को। कहते हैं मानवतावादियों ने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रभावित किया है। अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद में असहज पक्षों को महात्मा गांधी तथा रविंद्रनाथ ने प्रकाशित किया है। यानी दोनों ने अपवर्जन जो राष्ट्रवाद है या ऐसे उनके असहज पक्षों को महात्मा गांधी जी ने और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ने इसमें रखा है। ठीक है, क्या कहते हैं, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जो विचार दिए इसमें, जहां पाश्चात्यवादी राष्ट्रवाद की भावना को महत्व मिलता हो तो वहां सभी लोगों को बचपन से ही घृणा करना
और महत्वाकांक्षा को पोषण करना तमाम तरीके से सिखाया जाता है। मान लीजिए जहाँ पर पाश्चात्य राष्ट्रवाद में भावना को महत्व दिया जाता हो, पुराने विचारों पर महत्व दिया जाता हो, ऐसे में लोग बचपन से ही एक दूसरे से घृणा करने लग जाते हैं। इतिहास की अर्ध सत्यों और असत्यों को गढ़कर अन्य प्रजातियों के बारे में लगातार मिथ्या बातों का प्रसारण तथा उनके विरुद्ध प्रतिमूल भावनाओं को संस्कृति तैयार कर कभी क्षण भर भी यह विचार न आए कि दूसरी प्रजातियों के बारे में जो चोट पहुंचाने की बात हम करते हैं अथवा वैमनस्य का जो बीज हम बोते हैं वह आने वाले समय में रक्षा की दीवार बनकर क्या आपकी रक्षा करेंगे। यानी ऐसी बात हम जो दूसरे किसी भी जाति वालों को, सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं, ऐसी कोई बात हम सामने वाले को कह देते हैं, वो हमें कभी न कभी नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। जल समुदाय के भीतर अपनी श्रेष्ठता का असमानता दम भरना, अपनी नैतिक निर्दयता तथा गलत तरीके से धन जमा करना, विजित राष्ट्रों को सदा अपमानित करना, जो जीते हुए राष्ट्रों ने अपमानित करना, ठीक है, और अपने बच्चों के मन में दूसरों के प्रति अवमानना के भाव भरने के लिए इन विद्यालयों को प्रयोग करना, पश्चिम की नकल करना, जहां मानवता के घाव में सड़ांध आ रही है। यानी क्या कहा जा रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि इस प्रकार की बातों से सड़ांध उठ जाती है, ऐसी घाव को, ऐसी मानवता के प्रति जो चोट दी जाती है उसमें सड़ाव उत्पन्न होता ही होता है। इस प्रकार से ऐसी किसी प्रकार की कोई नकारात्मक भाव, ऐसा किसी का भी अपमान, दूसरे की चोट पहुंचाने वाली बात कभी ना कभी व्यक्ति को खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। इस तरीके के मानवता के घाव में क्या हो जाती है, सड़न आ जाती है, वो सड़ने लग जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या कहते हैं, समावेशी राष्ट्रवाद को प्रभावी रूप देने के लिए तत्संबंधी विचारधाराओं को संविधान में स्थान देना पड़ा। तत्संबंधी क्या होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, चाचा ताऊ नाना नानी पापा मम्मी सब एक दूसरे व्यक्ति के साथ, एक मनुष्य के साथ जुड़े हुए हैं। इसका कारण यह है कि प्रभावशाली समूह यह मानकर चलता है कि उनकी संस्कृति भाषा धर्म राष्ट्र राज्य की संस्कृति भाषा या धर्म के समान है। यानी ये क्या होता है, दोनों चीज़ों को ये समान मान के चलते हैं कि हमारे एक रूप में है। इसी कारण लोकतांत्रिक राष्ट्र के सभी समूह और विशेषकर अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक प्रावधानों की अनिवार्यता महसूस की गई। अल्पसंख्यक समूह की धारणा समाजशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। इसमें संख्यात्मक विशिष्टता से अधिक सुविधाएं यहाँ वंचित वर्ग का भाव निहित है। कहते हैं बच्चों आगे, विशेष अधिकार व्यक्तियों को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता। जहां अमीर लोगों की संख्या आमतौर पर कम होती है किंतु उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। भाई आप भी जानते हो अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, कहते हैं अगर अमीर लोग हैं और वो संख्या में कम है तो उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जाता। यदि उनके लिए इस शब्द का प्रयोग होता है तो विशेषण के साथ, जैसे विशेषाधिकार अल्पसंख्यक रूप में होगा। जब अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग बिना विशेषण के लिए किया जाए तो यह अपेक्षाकृत छोटे सुविधाहीन वर्ग के रूप में ही होता है। यानी कहते हैं दो प्रकार से अल्पसंख्यक के बारे में कह रहे हैं इसमें। एक कह रहे हैं वैसे अल्पसंख्यक का मतलब होता है अल्प होता है। अल्प का मतलब क्या होता है इसमें, अल्प का मतलब कहते हैं कम, और संख्या में से होता है, आप सभी जानते हैं कि संख्या, कम संख्या वाला जो वर्ग है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, अल्पसंख्यक समाज कहा जाता है। पर यहाँ क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई अमीर लोग है वो संख्या में कम है तो उन्हें विशेष अल्पसंख्यक कहेंगे। जबकि अगर अल्पसंख्यक का प्रयोग कहते हैं बिना अपेक्षाकृत छोटे, जिनकी अपेक्षा कम होती है, सुविधाहीन होते हैं, जिनके पास सुविधाएं कम होती हैं, उस रूप में माना इसमें जाता है या कहा गया। कहते हैं अर्थ में कहें अल्पसंख्यक वर्ग का निर्माण नहीं होता, जैसे बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले अथवा 29 फरवरी को जन्म लेने वाले संख्या के साथ संस्कृति रूप से अलग थलग रहने वाले समूह को भी अल्पसंख्यक कहा जाता है। आप कह लेंगे बाएं हाथ के लोग कम मिलेंगे, उल्टे हाथ से लिखने वाले, या 29 फरवरी को जन्म लेने वाले कम मिलेंगे, क्या वो अल्पसंख्यक के रूप में माने जाएंगे? नहीं बच्चों, क्या कहते हैं फिर भी संख्या के साथ सांस्कृतिक रूप से अलग थलग रहने वाले समूह को ही क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक इसमें कहा जाता है। कहते पारसी सिख जैन इनके उदाहरण है। आर्थिक रूप से संपन्न होते हुए भी इन्हें समूह को अल्पसंख्यक ही माना जाता है। ठीक है बच्चों,
इस प्रकार से इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह समुदाय सांस्कृतिक अर्थों में सुविधा वंचित है। सुविधा इनकी जो वंचित है यानी कम है, क्योंकि हिंदुओं की विशाल जनसंख्या की तुलना में उनकी संख्या क्या कम है, यानी किसकी, सिख पारसी वगैरह की। बहुसंख्या वर्ग की जनसंख्या के प्रभुत्व के कारण धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक राजनीति में धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्ग को राजनीतिक रूप में संरक्षण प्रदान करने की जरूरत भी होती है, जिसके कारण राजतंत्र का दुरुपयोग को रोका जा सके। कहते हैं बच्चों इसमें कि भाई अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यकों का प्रयोग ज्यादातर हम देखने को मिलता है, वो धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य या राजनीतिक रूप में संरक्षण इनके प्रदान किया जाना चाहिए। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध लंबे आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रवादियों ने विविधता के महत्व को समझा और इसी विविधता की एकता व्याख्यांश भारत को समझने के लिए एक सूत्र बन गया, यानी एक सूत्र में बांध दिया इन्हें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अल्पसंख्यक तथा उनकी सांस्कृतिक अधिकार को मान्यता देने के लिए कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की, जिसने भारतीय संविधान को ऐसे उपबंध दिए जिसमें भारतीय समावेशी विचारों को स्वरूपकार यानी उनका पूरा रूप देखने को मिला। इस तरीके से भारतीय संविधान विचार रखे गए। भारतीय संविधान के निर्माता यह जानते थे कि एक शेष राज्य की सुदृढ़ता को स्थापित करना तभी संभव होगा जब जनता के सभी वर्ग समुदाय को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति तथा अपने धर्म को अपनाने और उसके पालन की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता हो। क्या कहते हैं, संविधान के निर्माता यह सभी जानते थे कि एक शेष राज्य की सुदृढ़ता को स्थापित करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए सभी वर्गों समुदाय को अपनी भाषा पे, अपनी संस्कृति पे, अपने धर्म को अपनाने और उसके पालन की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता होगी। भारतीय संविधान के शिल्पकार तथा संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर ने इन तथ्यों को संविधान सभा में बैठक में स्पष्ट किया था। बाबा साहब ने इस प्रकार से इन सारे तथ्यों पर बात की थी और उन्होंने स्पष्ट रूप इसमें दिया था। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसमें, अल्पसंख्यकों के संरक्षण देने के विषय में बाबा साहब के विचार, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के क्या हैं विचार। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के विरुद्ध एक प्रकार के पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले रखे गए वो पहले विचार। उन कट्टरपंथियों में से दो बातें बताना चाहता हूं। एक यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय एक विस्फोट शक्ति है, जो भड़क गया तो राज्य संरचना की तहस नहस कर सकता है। यूरोप का इतिहास इस तथ्य पर ठोस और भयावह साक्ष्य है। साक्ष्य मतलब एक कहते हैं कि प्रमाण है। दूसरी बात यह भी कि भारत के अल्पसंख्यक अपने अस्तित्व को बहुसंख्यक के हाथों में सौंपने पर सहमत हुआ। आयरलैंड के विभाजन को रोकने के लिए चली वार्ता में रेडमंड ने कार्सन से कहा था कि अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेंट के लिए चाहे तो सुरक्षा मांग ले, हमें आयरलैंड के संयुक्त और अविभाजित रखना है। कार्सन का जवाब था कि तुम्हारी रक्षा का धिक्कार है, हम तुम्हारे द्वारा शासित होना ही नहीं चाहते। भारत में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को यह रूप नहीं अपनाया। यानी ये तो इस प्रकार की इन्होंने एक अम्बेडकर ने विचार दिए, संरक्षण के बारे में कहा। किसके बारे में कहा, आयरलैंड के बारे में बताया। ठीक है, कई दशकों में हमें देखा है कि किसी देश की विभिन्न समूहों के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखने का परिणाम क्या हुआ। हमने कई दशकों से देखा है, बहुत सारे समूहों को अगर हम उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रख देते तो परिणाम क्या निकल कर आता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ये राष्ट्र एकता को समाप्त कर सकते हैं। बंगाल का निर्माण लोगों की सांस्कृतिक तथा भाषीय अधिकार को मान्यता देने की अनिच्छा का परिणाम था। श्रीलंका के लंबे समय तक चले तमिल विरोध के कारण सिंगली भाषा का एक अन्य समूह थोपना था, जिनकी भाषा और संस्कृति परंपरागत रूप से श्रेष्ठ थी। भारत में भी किसी भी भाषा या धर्म को किसी भी समूह जोर जबरदस्ती थोपे जाने पर राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। किसी भी राष्ट्र का अगर सच में अच्छा निर्माण करना है तो उस पर कोई भी कार्य जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। बच्चों, राष्ट्रीय एकता विभिन्नताओं की मान्यता पर आधारित है। भारतीय संविधान इसकी पुष्टि करता है। यानी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए कोई भी कार्य जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, उस पर इससे कराया नहीं जा सकता। उस एकता को बनाए रखने के विभिन्न मान्यताएं उसमें आधारित होती हैं। भारतीय संविधान इसका पूरी तरह पुष्टि करता है, इसे पूरी परिपुष्टि करता है। बाबा साहब के बारे में कहते हैं 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। भीमराव रामाजी अंबेडकर एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने
दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया, अछूतों के सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। ऐसे वो लोग जिन्हें लोग छूते नहीं थे, अछूत मानते थे, उनके गिलास छूने से, उनके पानी पीने से, उनके मंदिर में जाने से इन लोगों के उनके भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, अभियान चलाया। उन्होंने श्रमिक, किसानों, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार का समर्थन किया था। इनका जन्म एक गरीब अस्पृश्य समुदाय महार में हुआ था। ठीक है, एक समुदाय होता है महार, एक जाति के रूप में माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब कहते हैं इस प्रकार से इसमें इन्होंने कहा है अल्पसंख्यक सांख्यिक विविधता पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 29 में क्या कहते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसकी किसी भाग के निवासी नागरिकों किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या करें, राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा इनसे किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में क्या कहते हैं, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा और प्रशासन का अधिकार होगा। फिर कहते हैं शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस अधिकार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग से प्रबंध में हो। इस तथ्य से समझना उपयोगी है कि अल्पसंख्यक समुदाय केवल भारत में ही नहीं है बल्कि अधिकांश राष्ट्र राज्यों से एक प्रभावी सामाजिक समूह होता है। वह सांस्कृतिक, निर्जातीय, भाषीय व धार्मिक हो सकता है। कई ऐसे देश हैं जहां समरूप सांस्कृतिक समूह विद्यमान है, किंतु पूंजीवादी और उपनिवेशवाद के कारण हुए प्रवसन ने विविधता को जन्म दिया है। आयरलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया इत्यादि देश ऐसे ही हुए हैं। कहते हैं केवल ये मत समझना बच्चों कि भाई अधिकांश कि भाई भारत में अल्पसंख्यक समूह देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जहां पर ये सारी व्यवस्था, इस तरीके की व्यवस्था देखने को, विविधता देखने को मिलती है। इस प्रकार से बच्चों हमने इस वीडियो में ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बारे में पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। केवल इसमें अल्पसंख्यक के बारे में बताया, बाबा साहब ने अपने क्या विचार दिए उसके बारे में हमने इस वीडियो में समझा है। ठीक है बच्चों, इससे अगला भाग अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।